नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। दरअसल हुआ क्या है कि आईएमएफ के बारे में आप लोग जानते होंगे। आईएमएफ ने कुछ बातें की हैं इंडिया के बारे में। क्या ये बातें की हैं हम लोग देखेंगे शुरू से इसके बारे में। और कुछ चीज़ों पे देखो ना आप लोग, तो इंडिया ने साफ मना कर दिया है कि आईएमएफ जो कह रहा है वो गलत है। क्या ये बातें हैं, क्या आईएमएफ ने कहा, ये सब मैं आप लोग को बताऊंगा शुरू से एंड तक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आईएमएफ ने इंडिया की इकोनॉमी के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले मैं पहले भी एक वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं कि आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया जो है वो इस समय स्टार इकोनॉमी है। इंडिया की जो इस समय ग्रोथ है वो पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ अगर आप लोग देखो ना, तो उसमें 16% का कंट्रीब्यूट करेगा। जीडीपी की बात यहाँ नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड की जो प्रोडक्शन है उसमें 16% इंडिया कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। जो ग्रोथ रेट होगी ना पूरे वर्ल्ड की, उस ग्रोथ रेट में 16% जो है वो इंडिया से आएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। इंडियन आईएमएफ ने जो इंडिया की इकोनॉमी है उसके बारे में ऐसे तो पॉजिटिव बातें की हैं कि ये जो है वो स्टार इकोनॉमी बना रहेगा, आगे भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी जो है वो बना रहेगा। लेकिन कुछ बातें यहाँ पर क्रिटिकल जो है वो आईएमएफ ने की है। सबसे पहले तो आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया की जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है ना वो बढ़ता जा रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा आईएमएफ का कहना है। आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो हो सकता है आने वाले टाइम में 100% से भी ज़्यादा हो जाए। ये आप लोग देख सकते हो, ये आर्टिकल है, इसमें साफ लिखा है कि अभी जो इंडिया का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है ना वो है 81% के आसपास। आईएमएफ ने ऐसा कहा है और ये चीज़ अगर आप लोग देखो तो बढ़ रहा है, पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसको आईएमएफ का कहना है कि ये 100% भी पास कर सकता है, यानी कि इंडिया की जो टोटल जीडीपी है ना उतना ही हो जाएगा इंडिया पे कर्ज। अब ये डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होता क्या है मैं आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, थोड़ा बहुत तो नाम से ही समझ में आ गया होगा आप लोग को। डेब्ट का मतलब होता है कर्ज, जीडीपी का मतलब होता है कि एक साल में एक साल नहीं कहा जा सकता, एक पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन ज़्यादातर एक साल ही लेके चलता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना आपके यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है, कितना आपके यहाँ काम हुआ है, आप लोग कह सकते हो कि वैल्यू एडिशन की है, जो भी प्रोडक्शन वगैरह हुआ है इसको आप लोग कह सकते हो कितना वैल्यू जनरेट हुआ है आपके अंदर, उसको कहते हैं जीडीपी। और जनरली एक साल के लिए हम लोग कहते हैं। तो 100% डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या है इसको समझो आप लोग। 100% डेब्ट टू जीडीपी का रेशियो का मतलब है कि आपने एक साल हम लोग लेके चलते हैं क्योंकि जनरली जीडीपी के मामले में एक साल की बात होती है कि आपने एक साल में जितना प्रोडक्शन किया ना, जितना वैल्यू एडिशन किया, जितना आपके यहाँ पर चीज़ें बनी, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई वो हो गया जीडीपी, उतना ही आपके ऊपर टोटल कर्ज है। ये हो गया 100% डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का मतलब। अभी इंडिया का जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है 81%। और इसमें मैं आप लोग को बता दूं ना कि 100 वैल्यू में अगर हम लोग देखें तो 155 ट्रिलियन रुपए है, यहाँ पर यूएस डॉलर नहीं है, इतना इंडिया पे ओवरऑल कर्ज है, जिसका आप लोग कह सकते हो 51% से ज़्यादा जो थोड़ा बहुत ज़्यादा जो कर्ज है वो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पे और 28% जो है वो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट पे। तो ये आप लोग को इसमें पता होना चाहिए। उसके अलावा फिर आप लोग यहाँ पर बाकी जो कंट्रीज है ना उसके भी यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो। तो यूएसए का आप लोग को यहाँ पर देखोगे तो 100 से ज़्यादा मिलेगा, 100% से भी ज़्यादा यूएसए का। जापान का आप लोग देखोगे तो 200%, 250% तक जाता है। तो यहाँ पर एक सवाल हो सकता है आपके मन में आ रहा हो, पहले भी मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, कि इसमें फिर जब इन कंट्रीज़ का इतना ज़्यादा है तो इंडिया का 80% हो रहा है, तो इसमें गलत क्यों है, इसमें इतना ज़्यादा बवाल क्यों हो रहा है। तो ये एक सवाल हो सकता है आपके मन में यहाँ पर आता होगा। चलो इसका मैं आप लोग को समझा देता हूँ ऐसा क्यों है, क्यों इंडिया का ये ज़्यादा है और यूएसए का 100-150% कम है। इसमें अगर आप लोग देखो ना तो ये जो कंट्री हम सब जानते हैं, यूएसए हो गया, जापान हो गया, ये डेवलप्ड कंट्री है। इनके पास सबसे पहले तो अपने एसेट्स बहुत है। ये बिल्कुल उसी तरीके से मान लो 2 पर्सन है, दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ जो मनी है वो कमाते हैं मंथ में एक जॉब से, दोनों एक ही जॉब करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ जो मनी है वो कमाते हैं। लेकिन पहले वाले जो है उसके पास अपनी प्रॉपर्टीज है, अपने खेत है, या फिर आप लोग कह सकते हो अपने घर है 2-3। तो पहले वाले की जो कर्ज लेने की एबिलिटी है ना, कर्ज चुकाने की एबिलिटी है या लेने की एबिलिटी है, ये ज़्यादा होगी। जिसके पास ज़्यादा एसेट्स होंगे, ज़्यादा उसके पास आप लोग कह सकते हो घर खेत वगैरह होंगे, ये आसानी से कर्ज चुका सकेगा, इसको कर्ज आसानी से मिल भी जाएगा। वही दूसरी तरफ अगर आप लोग देखो ना तो ये दूसरा पर्सन है जिसके पास उतने एसेट्स नहीं है, अपने घर वगैरह नहीं है, किराए के मकान में रह रहा है या फिर इस तरीके की इसकी सिचुएशन है, तो ये उतना आसानी से आप लोग कह सकते हो कि कर्ज है वो नहीं चुका पाएगा। कल को मान लो ये नहीं चुका पा रहा अपनी कमाई से कर्ज, तो क्या चीज़ बेचेगा, इसके पास तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। दूसरा अगर आप लोग देखो तो ये जो कंट्रीज हैं
ये कर्ज लेती हैं, ये डेब्ट लेती हैं, तो ये खर्चा करती हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने डेवलपमेंट में। अब ये बिल्कुल उसी तरीके से एक पर्सन जो है वो कर्ज ले रहा है अपने खाने पीने के लिए, आप लोग कह सकते हो कि उसकी खाने की भी कमी है, तो उसके लिए कोई उसको पैसा दे रहा है और कह रहा है हमें कल चुका देना, तो इसका रीपेमेंट का जो सवाल है ना, वो ज़्यादा रहेगा। मतलब रीपेमेंट की जो खतरा है कि ये रीपेमेंट नहीं कर पाएगा, ये ज़्यादा रहेगा। जबकि दूसरा शख्स जो अपने किसी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा ले रहा है या एसेट्स बढ़ाने के लिए पैसा ले रहा है, उसके पास खुद के खाने पीने की कोई कमी नहीं है, तो ये आसानी से रीपेमेंट कर सकता है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। ये इसके वापस लौटाने के पैसे चांसेस ज़्यादा है। इंडिया के साथ क्या सिचुएशन है, अभी भी हम लोग की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो यूएसए हो गया, जापान हो गया, बाकी डेवलप कंट्रीज हो गई, इनके जैसी नहीं है, इसमें कोई भी गलत नहीं है कहना। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो अभी भी लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के खाने पीने के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। ये कंट्रीज भी करती हैं, लेकिन इंडिया में खाने पीने का खर्चा, इस तरीके का खर्चा ज़्यादा होता है। एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में, ये चीज़ होता है। फ्री राशन आप लोग ने देखा होगा, इंडिया बंटवाती है फिर भी, और फिर आप लोग देखो तो ये जो राशन की दुकान होती है कि इसमें जो मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन वगैरह, ये सब बंटवाती है। तो इस तरीके के जो काम है ना, वो गवर्नमेंट को ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो आप लोग खुद ही सोचो, कर्ज लेके यहाँ खर्चा करना, यहाँ से रीपेमेंट तो आए कि नहीं। वही अगर गवर्नमेंट जो है वो कर्ज लेके कोई पुल बनाती, उस पर टोल टैक्स वसूल करती, तो वहाँ से पैसा आता, वो चुका सकती थी। लेकिन लोगों के खर्चे, खाने पीने पे जब खर्चा करोगे ना, तो रीपेमेंट का लॉन्ग टर्म में, चलो ठीक है, आप कह सकते हो कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो क्रिएट किया, लेकिन रीपेमेंट का जो बात है वो इतनी जल्दी नहीं है यहाँ पर। तो ये एक अंतर, दो अंतर जो मैंने आप लोग को बताया ये है। इसीलिए यूएसए जैसी कंट्री, जापान जैसी कंट्री में 100%, 200% भी ठीक है, ठीक नहीं होगा, इनको भी ये कम करना चाहिए, लेकिन इंडिया के लिए अभी ये इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़ आप लोग को समझ में आ गई। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो सवाल आता है कि क्या वाकई में ये जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है ये हाई होना, एक पर्टिकुलर हम लोग बात करें, ऐसा नहीं है डेवलप कंट्री अलग, डेवलपिंग कंट्री के लिए अलग हम लोग बात करें, हाई डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है ये वाकई में बहुत ज़्यादा खराब होता है। ये एक मेन सवाल यहाँ पर आता है। तो देखो, इसकी वजह से होता क्या है ना, एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में समझो आप लोग। मान लो गवर्नमेंट का एक बजट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने खूब कर्ज ले रखा है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो हर साल, आप लोग को पता होगा, बजट रिलीज करती है। उस बजट में आप लोग ने नोटिस किया होगा, आप लोग को पता भी होगा ये चीज़, कि जो मंथली या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वो कर्ज गवर्नमेंट ने ले रखा है, उसके अगेंस्ट में जो रीपेमेंट है ना, वो भी करना पड़ता है गवर्नमेंट को। मतलब कहने का मतलब है ये कि गवर्नमेंट के खर्चे में एक खर्चा होता है जो उसने पहले का कर्ज ले रखा है, उसकी रीपेमेंट का जो इंस्टॉलमेंट होता है वो, ठीक है। अब ये जो कर्ज गवर्नमेंट ने पहले ले रखा है, ये अगर ज्यादा होगा, आप लोग खुद ही सोचो इस चीज को, ये अगर ज्यादा होगा तो इसका जो इंस्टॉलमेंट होगा, इसका जो आप लोग कह सकते हो रीपेमेंट होगा, लोन जो गवर्नमेंट चुकाएगी हर महीने, वो अमाउंट भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से होगा क्या कि गवर्नमेंट के पास लोगों के लिए खर्च करने के लिए उतना पैसा नहीं बचेगा। अगेन फिर वही बात आ जाता है कि डेवलप कंट्री के पास ये उतना रिस्क नहीं होता, क्योंकि उसको लोगों के वेलफेयर के लिए उतना ज़्यादा खर्च नहीं करना है। और वही डेवलपिंग कंट्री, गरीब कंट्री, जहाँ पर खाना भी इजीली अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वहाँ पर ये और भी बड़ा खतरा बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कर्ज की रीपेमेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा ना, कर्ज की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से, तो गवर्नमेंट के लिए लोगों पे खर्च करने के लिए उतना पैसा नहीं होगा। तो ये एक चीज़ होती है जिसका जो आप लोग कह सकते हो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है हाई डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होने की वजह से। लेकिन क्या इंडिया पे इसका नुकसान पड़ेगा? इंडिया की ये जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसका नेगेटिव सा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे। तो देखो, इंडिया इस समय ना, मैं आप लोग को कहूँ कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग इकोनॉमी है। IMF खुद पहले कई बार कह चुका है, इंडिया को स्टार इकोनॉमी कह चुका है, इंडिया को ब्राइट स्पॉट ऑन डार्क हॉरिजन कह चुका है। इस तरीके की बहुत सी बातें इंडिया की इकोनॉमी के बारे में सिर्फ IMF नहीं कर रहा, वर्ल्ड बैंक कर रहा है, दुनिया भर की एजेंसीज जो है वो कर रही हैं, दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है इस समय इंडिया जो है वो बहुत प्रॉमिसिंग इकोनॉमी है। तो ये चीज़ उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी इंडिया को, ठीक है ना। लेकिन देखो, फ्यूचर जो है ना उसको कंप्लीटली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, ये हाल के टाइम में बढ़ा कैसे है ये मैं आप लोग को बता दूं। आप लोग को पता होगा कि कोविड हो गया, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, या फिर ये इजराइल हमास का वॉर हो गया, जो भी जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज थी, उसकी वजह से जो पुअर लोग थे कंट्री पे, उन पे बहुत बुरा असर पड़ा। हम सब जानते हैं इसको लेके।
इसी की वजह से हुआ क्या ना कि गवर्नमेंट को अपना खर्चा बढ़ाना पड़ा। वैक्सीन के लिए आप लोग कह लो, फूड्स के लिए कह लो, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे उनके लिए। तो इस तरीके के जो खर्चे हैं ना ये गवर्नमेंट के बढ़ गए, इसलिए गवर्नमेंट को ज़्यादा कर्ज लेना पड़ा। अब यही चीज़ आप लोग कह सकते हो कि फ्यूचर में अभी हम लोग नहीं जानते। फ्यूचर में एक बहुत बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से ना पूरे प्रोडक्शन की इफिशियंसी, एग्रीकल्चर की इफिशियंसी, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि जो कंट्री की इकोनॉमी है ना, कंट्री की जीडीपी है, वो भी कम होती जा रही है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस तरीके के खर्चे, फिर उसके बाद से क्या पता कोविड-19 जो था उस तरीके का कुछ और दोबारा हम लोग को देखने को मिल जाए। ऑलरेडी हम लोग सुन रहे हैं कि एक नया वेरिएंट जो है वो फैल रहा है, बहुत से कंट्री में मास्क वगैरह भी दोबारा शुरू कर चुके हैं। तो इस तरीके की अनसर्टेनिटीज जो है ना वो फ्यूचर में हमेशा बनी है। इसीलिए ऐसा नहीं है इतना डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होना गलत है या ये नेगेटिव है, गवर्नमेंट को कम करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन इस चीज़ को भी हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग को फ्यूचर के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। कल को फिर से कुछ ऐसा आएगा तो फिर से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लोन लेके पैसा जो है वो खर्च करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर मैं आप लोग को बताऊं ना तो आईएमएफ ऑलरेडी अपने प्रीवियस एक स्टेटमेंट में कह चुका है कि इंडिया की जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है ना वो आएगा एक समय जब पीक हो जाएगा 2024 में। आई थिंक 2025 में आईएमएफ ने कहा था कि ये पीक हो जाएगा जब इंडिया की डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होगी वो होगी 82.9%। उसके बाद 2029 तक ये ऐसे ही रहेगा और 2029 के बाद ये कम होना शुरू होगा। ये आईएमएफ की प्रिडिक्शन है। तो ये आईएमएफ भी पहले कह चुका है कि नहीं ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने लगेगा आने वाला। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि आईएमएफ भी फ्यूचर को नहीं जानता है और आईएमएफ भी एक प्रिडिक्शन ही देता है अपने पूरी जो एनालिसिस है उसके करने के बाद, जो कि बहुत बार होता है सही नहीं निकलती है। तो कहने का मतलब है कि फ्यूचर जो है उसके लिए हमेशा हम लोग को तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने इस पे क्या कहा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर बाकी भी अलग अलग पोस्ट पे काम करने वाले जो लोग हैं ना, उनके तरफ से अगर आप लोग देखो ना तो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट है। पहले तो इंडिया की तरफ से ये जो पूरी बात है कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है ये खतरनाक होता जा रहा है, 100% भी हो सकता है, ये गवर्नमेंट ने नकार दिया। इंडिया की तरफ से कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट आया कि 2004 और 2005 में इंडिया का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो था ना वो था 81% और ये चीज बढ़ के हो गई 2021-22 में बढ़ के ये हो गई 81%। 2021-22 में ये बढ़ के हो गई 84% और 2022-23 यानी अभी ये है 81%। तो कहने का मतलब है कि अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर आप लोग देखो तो ये उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो इंडिया की तरफ से की गई है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो आईएमएफ ने एक और इल्जाम ही कहना ठीक होगा, इल्जाम लगाया इंडिया पे कि इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली जो करेंसी है उसको मैनिपुलेट कर रही है। यानी कि करेंसी के जो रेट है ये अपने आप से आप लोग कह सकते हो कि इसको ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रही है। दरअसल आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं कि करेंसी को लेके जो एक्सचेंज पॉलिसी होती है ना कंट्री की, वो बेसिकली 3 टाइप से ही होती है, 3 तरीके की होती है। एक होता है फिक्स्ड या जिसको पैक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई कंट्री किसी दूसरे करेंसी को लेके या फिर किसी दूसरे एसेट्स के कंपेयर में अपनी जो करेंसी होती है ना उसको फिक्स्ड कर देती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो किसी कंट्री ने कह दिया कि हमारे जो करेंसी है वो इतने गोल्ड में इतनी करेंसी मिलेगी। एक मान लो इंडिया की जो आरबीआई है ना एग्जांपल के लिए, वो कल को कहती है कि हम लोग जो है ना वो $1 के बदले में 70 रुपए देंगे कल को, चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे डॉलर जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए, हम लोग ये जो रेट है इसको कंफर्म करते हैं, इसी को मेंटेन करके चलेंगे। तो ये होता है फिक्स्ड कर देना एक करेंसी को दूसरे करेंसी के कंपेयर में या फिर दूसरे एसेट्स के कंपेयर में। गोल्ड के अगेंस्ट में भी फिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो दूसरा होता है फ्लोटिंग, फ्री फॉल जिसे आप लोग कह सकते हो, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है। इसमें क्या होता है कि सब चीज़ जो कंट्री की सेंट्रल बैंक है ना वो छोड़ देती है डिमांड सप्लाई पे। जितनी जिसकी डिमांड होगी उतनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। मान लो इंडिया में कल को जो डॉलर है वो बहुत तेजी से लोग डिमांड करने लगते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो डॉलर डिमांड करते हैं कि दो हमें निकाल के लेके जाना है दूसरी कंट्री में, वहाँ हमको इन्वेस्ट करना है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। और सपोज करो कि इंडिया में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, तो इसमें क्या होगा कि जो डॉलर की वैल्यू है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, इंडियन रुपये की वैल्यू है जो बहुत तेजी से गिर जाएगी। जिसमें गवर्नमेंट की एजेंसीज या सेंट्रल बैंक कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ये होता है फ्लोटिंग, डिमांड सप्लाई पे पूरी ये डिपेंड करती है। तीसरा फिर आप लोग कह सकते हो जो टाइप होता है उसको मैनेज्ड एक्सचेंज पॉलिसी कहा जाता है, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी आप लोग कह लो, वो कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना कि आरबीआई जो होती है या कोई भी सेंट्रल बैंक जो होती है
वो हमेशा इंटरफेयर नहीं करती है। लेकिन जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती है, जब आप लोग कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा करेंसी जो होती है कंट्री की वो गिर जाती है या बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, तब ये इंटरफेयर करती है। केवल रेयर केस में आप लोग कह सकते हो इंटरफेयर करती है। यही चीज़ ज़्यादातर कंट्री जो है ना वो लेके चलती है। इंडिया में भी यही है, आरबीआई हमेशा इंटरफेयर करती थी जो ये करेंसी मार्केट है इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी। और आईएमएफ ने अब ये कहा है कि अब ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली इंटरफेयर कर रही है। इवन कि मैं आप लोग को बताऊँ तो आईएमएफ ने इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है ना, इसको फ्लोटिंग से स्टेबिलिटी मैनेजमेंट वाली कैटेगरी में डाल दिया। ये स्टेबिलिटी मैनेजमेंट आप लोग एक तरीके से फिक्स्ड पॉलिसी जो मैंने सबसे पहले आप लोग को बताया ना, उसी तरीके से समझो। इस पे भी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया के जो लोग हैं या जो भी इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट है वो ये है कि ये बात बिल्कुल गलत है। आरबीआई ने कहा है कि जो आईएमएफ है उसने केवल एक छोटे पीरियड का है, केवल दिसंबर 2022 से लेके अक्टूबर 2023 के बीच में आईएमएफ ने यह बताया है कि गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है। तो आरबीआई का कहना है कि आईएमएफ ने केवल इसी चीज़ को लेके एक इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि पहले अगर आप लोग देखो ना तो बहुत ज़्यादा हमारी जो करेंसी है वो अप डाउन कर रही थी। आप लोगों को मैं बता दूं कि 2022 में 8% जो करेंसी है इंडिया की वो गिर गई थी। उस समय आप लोगों को पता होगा कि यूएसए का जो सेंट्रल बैंक था वो लगातार अपना जो भी रेट होता है, इंटरेस्ट रेट, वो बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स थे वो पैसा निकाल के हर कंट्री से लेके जा रहे थे यूएसए में इन्वेस्ट करने के लिए कि वहीं पर हम लोग को अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो हम लोग वहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो ये चीज़ जो है ना इंडिया की तरफ से कहा गया है। तो फिर इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि कहीं की भी कंट्री ऐसी सिचुएशन में चुप नहीं बैठेगी जब लगातार जो यूएसए वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा होगा और फिर उसकी वजह से दुनिया भर की जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ेगा। उनका जो आप लोग कह सकते हो कि सिचुएशन है जो वहाँ पर पुअर है उनके लोगों पे असर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इसको भी स्टेप लेना पड़ेगा और यही चीज़ हम लोग ने लिया है। इंडिया की तरफ से ऐसा कहा गया है। आरबीआई ने भी इस चीज़ को, इस रिपोर्ट को बिल्कुल भी खारिज कर दिया है कि ये बिल्कुल गलत है। एक्सेसिवली हम लोग इंटरफेयर नहीं करते। आईएमएफ के अंदर जो भी गाइडलाइंस है, जो भी इंटरनेशनल एक्नॉलेज्ड आप लोग कह सकते हो प्रोसीजर है, रूल्स वगैरह है, उसके अंडर ही सब कुछ किया गया है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें जो है वो आईएमएफ की तरफ से की गई है, जिस पे इंडिया ने रिप्लाई किया, जो मैंने आप लोगों को बताया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक।